आतंकी फैजान शेख को पकड़ने का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें आतंकी फैजान के ठिकाने पर की गई एटीएस की रेड देखी गई। आतंकी फैजान शेख को पकड़ने के लिए पहले एटीएस का एक जवान बाइक से उसके घर के सामने पहुंचा और अपने साथियों को बाइक का इंडिकेटर देकर आने का इशारा किया। सिग्नल देखकर एटीएस के बाकी जवान गाड़ियों से आतंकी फैजान के घर के बाहर पहुंचे, जिसमें से कई जवान ने सिविल ड्रेस पहन रखी थी। सिविल ड्रेस वाले जवानों के साथ में कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म में पुलिस के जवान भी दिखे, जो बंदूकों के साथ मुस्तैद पोजीशन लेते हुए दिखाई दिए। फिर जैसे ही दरवाजा खुलता है, वैसे ही एटीएस ने कमरे से फैजान को हिरासत में लिया। वहीं एटीएस को आशंका थी कि फैजान के पास हथियार है, इसीलिए हथियारों से लैस एटीएस जवान भी दबिश टीम में साथ में मौजूद थे। और तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी दूसरे विदेश दौरे पर रूस के दौरे पर जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू होने के बाद पीएम मोदी का ये पहला दौरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 8 से 9 जुलाई को रूस का आधिकारिक दौरा होगा, जहां 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान दोनों नेता की दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा होगी, जिसमें आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे शामिल रहेंगे। ये इनका बहुत बड़ा बिजनेस चाइना के साथ है। $200 बिलियन की बात हो रही है, लेकिन ये दिल से हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर रूस में रह रहे भारतीयों में उत्साह है। इनका मानना है कि पीएम मोदी के आने से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कई सकारात्मक पहल हो सकती है। बहुत अच्छी बात होगी इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए, और काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पर उनका आना हुआ है। पहले कई सालों पहले वो आए थे, कोविड के पहले आए हुए थे। तो मुझे लगता है अभी इस वॉर सिचुएशन को लेके बहुत कुछ अच्छा ही, कुछ पॉजिटिव होने वाला है। द प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग, सो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इट्स गोइंग टू बी बेटर फॉर आवर रिलेशंस एंड या इट्स रियली गुड। अमेरिका हर परिस्थिति में इजरायल के साथ खड़ा रहा है और गाजा पर इजरायल के हमले के बाद बाइडेन प्रशासन ने बड़ी संख्या में गोला बारूद से मदद पहुंचाई है। और 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजरायली लोगों को निशाना बनाया, उसके बाद नेतन्याहू ने गाजा को तबाह करने की ठानी और तमाम दबावों के बाद भी गाजा पर बमबारी जारी रही। इस दौरान अमेरिका ने इजरायल को खुलकर मदद पहुंचाई और हजारों की संख्या में विनाशकारी हथियारों की सप्लाई की, जिनमें 14,000 से अधिक MK-84, 2,000 पाउंड के बम, 6500 से अधिक MK-82, 500 पाउंड के बम, हवा से जमीन पर मार करने वाली 3,000 हेलफायर मिसाइलें, बंकरों को नष्ट करने के लिए 1000 बम, 2600 छोटे व्यास वाले हवाई बम के साथ भारी मात्रा में गोला बारूद भेजे। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने शिपमेंट के लिए कोई समय सीमा नहीं दी, लेकिन कुल मिलाकर के ये साफ पता चलता है कि हथियारों की सप्लाई कम करने के अंतर्राष्ट्रीय दबाव को दरकिनार करते हुए पूरी सैन्य मदद भेजी गई। इजरायल और हमास में जंग और तेज होती नजर आ रही है। अब गाजा पट्टी में इजरायली सेना को अल कुदस लड़ाकों ने निशाना बना लिया और इजरायली सेना की एक टुकड़ी को उन्हीं के बम से उड़ा दिया। ये दावा खुद अल कुदस लड़ाकों ने एक वीडियो जारी करके किया। दावे के मुताबिक पहले इजरायली सेना के विमान ने गाजा के शुजाया इलाके में बमबारी की, जिसमें एक बम नहीं फटा और उसी बम को अल कुदस लड़ाकों ने इस्तेमाल किया। अल कुदस लड़ाकों ने बम को सुरंग के जरिए उस इमारत में लेकर गए जहां इजरायली सेना की एक टुकड़ी ने अपना ठिकाना बनाया था और वहां ब्लास्ट कर दिया, जिसका वीडियो भी जारी किया। गाजा पर इजरायली सेना ने हमले करके पूरी तरह उसे तबाह कर दिया। मिस्र सीमा पर बसे शहर रफाह में भीषण लड़ाई चल रही है। कल हुए इन हमलों में 29 लोग मारे गए और 100 लोग घायल हुए। इन्हें मिलाकर बीते 9 महीने में इजरायली हमलों में 38,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। रूस से चल रही जंग के बीच में यूक्रेन में एक बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें 14 लोगों की मौत की खबर सामने आई। यह हादसा एक तेल ट्रक और मिनी बस के आपस में टकराने से हुआ, जिसमें एक 6 साल का बच्चा समेत 14 लोगों की जान चली गई। एक शख्स घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। यह हादसा इतना भयावह था कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियां एक मक्के के खेत में पलट गईं। हादसे के बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। गाड़ियों की हालत ये थी कि शव उसमें फंस गए थे। रेस्क्यू टीम ने शवों को निकालने के लिए गाड़ियों को काटा और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है कि यह हादसा कैसे हुआ। दक्षिणी ताइवान में वंदन मिट्टी का ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हो चुका है और विस्फोट हुए, जिसका वीडियो भी सामने आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ज्वालामुखी से लगातार लावे निकल रहे हैं। बताया जा रहा है कि ज्वालामुखी में 4 जगहों से लावे निकल रहे हैं।
पिछले 2 साल के अंदर मिट्टी के ज्वालामुखी में ये 9वां विस्फोट है जो हैरान करने वाला है। तस्वीरें बेहद भयावह और खतरनाक दिख रही हैं। ज्वालामुखी में विस्फोट को देखते हुए आसपास के इलाकों में अलर्ट घोषित किया गया है। साथ ही पास के इलाकों को खाली कराया जा रहा है। ज्वालामुखी से निकलने वाले केमिकल की जांच होगी। फिलहाल वैज्ञानिक इसके विस्फोट के रुकने का इंतजार कर रहे हैं। ये ज्वालामुखी लगातार विस्फोट करता ही जा रहा है, जिसकी तस्वीरें बेहद भयावह हैं। इजराइल में हमास के आतंकियों की ओर से किए गए हमले के 9 महीने पूरे हो चुके हैं और जिसके खिलाफ आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हमले के 9 महीने पूरे होने पर इजराइल के लोग सड़कों पर उतर आए और प्रमुख चौराहों पर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया और नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर टायर जलाकर अपना विरोध जताया और स्मारक बनाए। इस विरोध की वजह से सड़कें बंद हो गई, गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई, लोगों को आने जाने में परेशानी होने लगी। लोगों ने बैनर के साथ मंत्रियों और सांसदों के घर के बाहर भी प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले में मारे गए लोगों के लिए काला गुब्बार और बंदी बनाए गए लोगों के लिए पीला गुब्बार लटकाया। बता दें कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में बड़ा हमला किया, जिसके बाद करीब 1200 लोग मारे गए और 250 से अधिक लोग को बंदी बना लिया गया, जिसमें ज्यादातर नागरिक थे। इसके बाद इजराइल ने गाजा पट्टी पर शासन करने वाले इस्लामिक समूह के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और तब से अब तक जंग चल रही है। WWE में अब रेसलर जॉन सीना का रिंग में जलवा नहीं दिखेगा। दरअसल दुनिया के सबसे खतरनाक रेसलर्स में से एक ने जॉन सीना ने संन्यास का ऐलान करके हर किसी को चौंका दिया है और 16 बार WWE चैंपियंस रहे जॉन सीना ने अपने 20 साल से भी ज्यादा लंबे करियर को अब विराम दे दिया। दरअसल जॉन सीना ने साल 2002 में WWE में डेब्यू किया था और उन्होंने 20 साल से भी अधिक समय तक अपनी रोमांचक फाइट से फैंस का खूब मनोरंजन भी किया और लोग भी इनके फैंस की जो लिस्ट है उसमें शुमार होते चले गए। वो लाइन और ज्यादा लंबी होती चली गई। WWE की रिंग में जॉन सीना के साथ द रॉक, ट्रिपल एच और रैंडी ऑर्टन जैसे रेसलिंग के दिग्गजों के साथ जबरदस्त फाइट देखने को मिली थी। बड़ी दिलचस्प फाइट वो थी, लोगों के बीच में चर्चा का विषय थी। जॉन सीना ने 13 बार WWE चैंपियनशिप और 3 अलग अलग मौकों पर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया और 47 वर्षीय जॉन सीना ने खुलासा किया है कि अब 2025 पेशेवर कुश्ती में उनका आखिरी साल होगा, यानी कि अभी भी 1 साल है उनके फैंस के लिए, उनको रिंग में वो देख सकते हैं। और 2025 के फरवरी में रॉयल रंबल मार्च में एलिमिनेशन चैम्बर और लास वेगास में अपना आखिरी यहां पर मैच वो खेलेंगे और संन्यास के बाद जॉन सीना अपने हॉलीवुड करियर पर फोकस ज्यादा करेंगे। और राज्यसभा के पूर्व सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा आज हरियाणा के एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां पर खेलों का बढ़ावा लोग देते नजर आए। खेलों को बढ़ावा देने के लिए खास पहल की जा रही है। पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा हरियाणा के धासू गांव पहुंचे। यहां पर युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करने के मकसद से सुभाष चंद्रा फाउंडेशन की ओर से बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर चलाया जा रहा है। अब डॉक्टर चंद्रा 15 लाख की लागत से मुक्केबाजी का सामान और रिंग ग्रामीणों को सुपुर्द करने पहुंचे। सुभाष चंद्र फाउंडेशन के बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर को बॉक्सिंग फेडरेशन की तरफ से खेल का सामान और रिंग मिला। इस मौके पर फाउंडेशन के सदस्य और गांव के लोग भी मौजूद रहे।